जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत, जो कि भूगोल की पाठ्य पुस्तक है और इसका अध्याय 2 हम पढ़ रहे थे और इसके अध्याय 2 के 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान। ठीक है, हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत की जो भूभौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें, और इसमें हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि जो भारत की जो भूभौगोलिक स्थिति है उसका मुख्य भौगोलिक वितरण है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, तो चलो पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है ना, मेज या टेबल, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना। शैल मतलब चट्टान के प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे, इनसे बना हुआ होता है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां। तो ये जो पठारी भाग है इसमें ये भी एक जैसा नहीं है, जबकि इसमें चौड़ी है, छिछली मतलब छोटी है ना, सकरी थोड़ी घाटियां है, गोलाकार पहाड़ियां है। इस पठार के 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है ना। तो इस जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि है और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मालवा का जो पठार है वो मध्य उच्च भूमि कहा जाता है और यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। विंध्य श्रृंखला जो है वो दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वतमाला जो आपने नाम सुना होगा, और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है ना। तो ये जो नदियां है चंबल, सिंध, बेतवा और केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र, यहाँ पे देखो बच्चों यह प्रायद्वीपीय पठार दे रखा है। प्रायद्वीपीय पठार जो है एक मेज की आकृति का होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेज की आकृति का होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस प्रकार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख जो भाग हैं, यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड, इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। ठीक है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। जो दक्षिण का पठार है वो एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, केमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। तो आप यदि मानचित्र देखोगे तो आपको ये पहाड़ियां उसमें दिखाई देगी। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस प्रकार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। उत्तर पूर्व में भी इस तरह का एक भाग दिखाई देता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया है। गारो, खासी और जयंतिया जो पश्चिम से पूर्व की ओर
तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। तो दक्षिण का जो पठार है इसके पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। दर्रे जो इन पठारों के बीच में जो स्थान है थोड़े बहुत वहां से ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। तो आप मानचित्र में ये चीजें देख सकते हो। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। मतलब पश्चिमी घाट जो है ये पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे हैं क्योंकि इनकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 है, जबकि पूर्वी घाट की 600 मीटर ही है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया। तो जो नदियां है वो इन घाटों को काट के बह रही है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, है ना। जो पश्चिमी घाट है इसके शिखर भी ऊंचे हैं और यहाँ पे दे रखे हैं जो शिखर है इसके, है ना। पश्चिमी घाट के जो शिखर ऊंचे हैं तो है पहला दे रखा है अनाईमुड़ी 2695 मीटर है तथा डोडा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, है ना। ये तो पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखर थे दोनों, और ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित है। उड्डक मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है ना, ऊटी आपने नाम सुना होगा, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको मानचित्र में देखनी है जिससे आपको भारतीय भूभौगोलिक स्थिति की अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, काली मिट्टी, जिसे डक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को ही डक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है ना। काली मिट्टी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ज्वालामुखी से, इसलिए इसके शेल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है। अपरदन मतलब अपघटन हुआ है ना। चट्टानों से परतें निकलती गई, उससे मिट्टी का निर्माण हुआ जिनसे काली मृदा या काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा में फैली। तो यहाँ बच्चों कुछ चीजें आपको कठिन लगेगी आप जब पहली बार पढ़ोगे तो, लेकिन दूसरी बार आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। साथ ही मानचित्र भी देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है ना। जो थार का मरुस्थल है उसमें इतनी कम वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं मतलब नदियां दिखती है और उसके बाद ये बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है लूनी। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरकान के समूह देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भारतीय मरुस्थल दिखाई दे रहा है इस चित्र में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों तटीय मैदान। तटीय मैदान पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है ना। तो जो तटीय मैदान है वास्तव में इसके 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण जो कि मुंबई और गोवा में, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। तो ये 3 इसके प्रमुख भाग है। कोंकण मुंबई और गोवा में, मध्य भाग कन्नड़ मैदान
और दक्षिण भाग है मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। तो ये तटीय मैदान दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक ना, चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है ना, ओडिशा में है ये। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? तो यहाँ दे रखे हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जैसे द्वीप क्या होता है बच्चों, ये रहा, ये द्वीप है ना, चारों ओर पानी से घिरी जो आकृति होती है, भूस्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा है उसे द्वीप कहा जाता है। तो लक्षद्वीप की स्थिति आप मानचित्र में आराम से देख सकते हो। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो आपको याद होना चाहिए 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो जो लक्षद्वीप है उसकी जो राजधानी है वो कावारत्ती है ना, तो कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप मतलब पेड़ पौधों और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, मतलब जैव विविधता पाई जाती है वहां पर। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब पक्षी अभ्यारण्य मतलब पक्षियों का वहां पर अभ्यारण्य है। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैली द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है ना, पर्वत श्रेणियों के शिखर है जो यहाँ पर। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप मतलब पेड़ों और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है ना, जैव विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ घने जंगलों से तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक है और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। तो ये पर्वत जो है, जितनी भी पर्वत श्रृंखला है वो जल और वनों के प्रमुख स्रोत है, जबकि उत्तरी मैदान है वो अन्न के भंडार है, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ अधिकतर फसल का उत्पादन होता है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो बच्चों हमने ये लेसन पढ़ लिया। इसमें बहुत सी सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई भी होगी, लेकिन कुछ जो शब्दावली है वो आगे आएगी, तो हम उसको उसके साथ करते जाएंगे और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।